भिवानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है। हल्द्वानी में हिंसक घटना होती है, बरेली में हिंसक घटना होती है। इससे पूर्व नुपुर शर्मा के वक्तव्य को आधार बनाकर हिंसक घटनाएं होती हैं। पथराव हो, आगजनी हो, सर तन से जुदा हो, AK-47 से जिहाद करना हो, ये सभी एक्ट ऑफ टेरर है। यही एक्ट ऑफ टेरर यदि किसी रिलीजन से इंस्पायर हो तो ये रिलीजियस टेररिज्म भी बन जाते हैं। यदि इस्लाम से इंस्पायर हो तो इस्लामिक टेररिज्म भी बन जाते हैं। आप किसी के घर पे बुलडोजर चलाने जाओगे तो वह क्या प्रतिक्रिया नहीं करेगा? वह अपनी आत्मरक्षा नहीं करेगा क्या? बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम बंदे और पहले बने बैठे रहेंगे। पीड़िता के साथ लव जिहाद घटित होता है। घटित करने वाला एक व्यक्ति है, उसका शोषण करने वाला एक व्यक्ति है, उसके शरीर के टुकड़े करने वाला एक ही व्यक्ति है, लेकिन उसके पीछे तो संगठित रूप से पूरा एक गैंग है। आपने फरमाया अगर काफिरों से ताल्लुक जरूरी भी है ना तो बस इतना ही है जैसे लैट्रीन के अंदर जाना मजबूरी है। मौलवी मौलाना का किसी न किसी फिक्र से, किसी न किसी फिरके से, किसी न किसी स्कूल ऑफ थॉट से संबंध होता है। उस फिरके से, उस स्कूल ऑफ थॉट से संबंधित जितने भी आतंकवादी संगठन होते हैं उनको इस्लाम की शिक्षा देने का दायित्व तो इन्हीं का होता है। चाहे वह देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, तबलीगी जमात हो। जैसे जो आज सिंपैथाइजर है कल को वो ट्विटर ट्रेंड भी चला सकता है। जो आज ट्विटर ट्रेंड चला रहा है कल को वो पत्थर भी उठा सकता है। जो आज पत्थर उठा रहा है कल को वो पेट्रोल बम भी चला सकता है। और जो आज पेट्रोल बम चला रहा है कल को वो AK-47 भी उठा सकता है। सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा है। वो सिस्टम हमारा इसलिए है क्योंकि उस सिस्टम में 1-2% लोग नहीं हैं। We are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. Is he going to distinguish between who is a moderate Muslim and who is a radical Muslim? There is no such thing as radical Islam. वेस्टर्न एकेडमिया है, उसमें ऐसे इंटेलेक्चुअल्स की बहुतायत है जो है ये सोचते हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन, सेक्युलर एजुकेशन हर समस्या का समाधान है। व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में उसके परिवार का, उसके होम एनवायरनमेंट का क्या रोल होता है। हम ये भूल जाते हैं कि यदि परिवार को हटा दिया जाए तो मदरसे की एजुकेशन फिर वैसी एजुकेशन होगी जैसे एक सामान्य व्यक्ति स्कूल में जाके लेता है। वह पास होने के लिए एग्जाम देता है, अनेकों विषयों को याद करता है, जिसका संबंध सामान्य जीवन में क्या है वह भी उसे समझ नहीं आता। लेकिन इन परंपराओं को एक हैबिट के तौर पे पालन करना है, यह उसने मदरसे से नहीं सीखा होता है, अपने माता पिता से सीखा होता है। क्योंकि जाकिर नायक भी तो MBBS डॉक्टर है। यदि मुझे ज्ञान चाहिए, हिंदुइज्म का ज्ञान चाहिए, इस्लाम का ज्ञान चाहिए, मैं इस बात पे निर्भर नहीं करता कि मैंने मदरसे में क्या पढ़ा है। मुझे यह प्रयास करने चाहिए कि जितने लोगों को मैं अपने दीन में ला सकूं उतने लोगों को अपने दीन में लाऊं। दंडे शास्ति प्रजा सर्वा दंडा एव विरक्षति। दंड ही प्रजा पर शासन करता है, दंड ही प्रजा को अनुशासित रखता है। क्या राज्य दंड की महत्वता को नहीं जानता है? क्या राज्य उन तत्वों को नहीं पहचानता है जिन्हें अनुशासित रखने की आवश्यकता है? यदि राज्य सुषुप्त अवस्था में है तो यह राज्य की विफलता है। भिवानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है। पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। हल्द्वानी में हिंसक घटना होती है, बरेली में हिंसक घटना होती है। इससे पूर्व नुपुर शर्मा के वक्तव्य को आधार बनाकर हिंसक घटनाएं होती हैं। CA-NRC को आधार बनाकर हिंसक घटनाएं होती हैं। चार्ली हेब्डो के स्टेटमेंट को आधार बनाकर हिंसक घटनाएं होती हैं। क्या यह सिलसिला कहीं जाकर थमेगा? पथराव हो, आगजनी हो, सर तन से जुदा हो, AK-47 से जिहाद करना हो, ये सभी एक्ट ऑफ टेरर है, टेररिज्म का अभिन्न अंग है। क्योंकि इनका उद्देश्य है लोगों को भयाक्रांत करना होता है। इनमें भिन्नता क्या है? भिन्नता हथियारों की है। कहीं पर हथियार पत्थर है, कहीं पर हथियार पेट्रोल बम है, कहीं पर हथियार चाकू है और कहीं पर हथियार AK-47 रॉकेट लॉन्चर है। और यही एक्ट ऑफ टेरर यदि किसी रिलीजन से इंस्पायर हो तो ये रिलीजियस टेररिज्म भी बन जाते हैं। यदि इस्लाम से इंस्पायर हो तो इस्लामिक टेररिज्म भी बन जाते हैं। ऐसा बिल्कुल कहा जा सकता है क्योंकि यदि वह व्यक्ति जो इन घटनाओं को अंजाम देता हो उसका मनोविज्ञान यही कहता हो क्योंकि इस्लाम खतरे में है इसलिए वह बाध्य है इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए। परंतु तब आप संभवतः यह तर्क देंगे कि नहीं, आप गलत हैं। यदि एक व्यक्ति का मनोविज्ञान यह कहता है कि वह जिहाद करने के लिए बाध्य है तो ऐसे भी तो लोग हैं जिनका मनोविज्ञान यह नहीं कहता। ऐसे भी तो लोग हैं जो इस्लाम में हैं परंतु इन कार्यों में सहभागी नहीं बनते हैं और उन्हीं लोगों की तो आबादी बड़ी है। ये तो 1-2% लोग हैं जो ऐसे कार्यों को अंजाम देते हैं और उन्हें ऐसे कार्यों को अंजाम देने के लिए
विवश करते हैं सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं अन्य कारण, तो इस्लाम पर, रिलीजन पर क्यों प्रश्न चिन्ह लगाया जाए? उन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारणों को समझा जाए और स्टेट, राज्य उन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं का हल निकाल दे। यदि निवारण हो जाता है स्टेट के द्वारा तो वह घटनाक्रम घटित ही नहीं होंगे। इसी प्रकार के तर्क देने वाले लोग यही कहते हैं कि यहां भी तो यही समस्या है। आप किसी के घर पे बुलडोजर चलाने जाओगे तो वह क्या प्रतिक्रिया नहीं करेगा? वह अपनी आत्मरक्षा नहीं करेगा क्या? बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम बंदे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। आप CANRC के द्वारा किसी के नागरिकता का अधिकार छीन लोगे तो क्या प्रतिक्रिया नहीं करेगा? तो कारण हुए ना राजनीतिक, सामाजिक। इस्लाम कहां आ गया बीच में? इस आर्ग्यूमेंट में कई प्रिजम्पशंस हैं और वो प्रिजम्पशन हमें समझना आवश्यक है। पहला कि चंद मुट्ठी भर लोग, 1-2% लोग ऐसे हैं जो ऐसी हिंसक घटनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरा, वे लोग जो इसको क्रियान्वित करते हैं जिनकी संख्या अणु परमाणु से भी कम है, वे सामान्य मनोविज्ञान के व्यक्ति नहीं हैं, वे असामान्य मनोविज्ञान के व्यक्ति हैं, एबनॉर्मल व्यक्ति हैं और उन्हें एबनॉर्मल बनाने वाले हैं सामाजिक, राजनीतिक कारण। वे उन सामाजिक, राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं। इसी कारण से उनकी साइकोलॉजी एबनॉर्मल हो गई है। उनके असामान्य साइकोलॉजी होने के कारण कोई संगठन जैसे अल-कायदा, ISIS उनका ब्रेन वॉश कर देता है और उस ब्रेन वॉश के कारण वे रेडिकलाइज हो जाते हैं। कारण इस्लाम नहीं है, लेकिन ये जो 2 प्रिजम्पशन है कि उनका प्रतिशत कम है और वे एबनॉर्मल साइकोलॉजी के लोग हैं, क्या यह सत्य है? पहली जो प्रिजम्पशन है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग कुछ प्रतिशत में हैं, वह खंडित हो जाती है यदि हम टेररिज्म की डेफिनेशन ही व्यापक कर दें। वे लोग जो AK-47 लेकर जिहाद कर रहे हैं उनकी संख्या कम है। यदि हम AK-47 लेकर जिहाद करने वाले लोगों में उन लोगों को भी सम्मिलित कर दें जो समय समय आने पर आगजनी करते हैं, पेट्रोल बम से जिहाद करते हैं, कन्हैया कुमार जैसे लोगों का सिर कलम करते हैं, तो उनकी संख्या और बढ़ जाएगी। यदि हम इस परिभाषा में उन लोगों को भी सम्मिलित करें जो छतों पर से पथराव करते हैं तो संख्या और बढ़ जाएगी। यदि हम AK-47 से टेररिज्म करने वाले, पेट्रोल बम से टेररिज्म करने वाले, पत्थर से टेररिज्म करने वाले, चाकू से टेररिज्म करने वाले लोगों में उनको भी सम्मिलित कर दें जो इनके फाइनेंसर हैं, जो इनको आर्थिक सहयोग दे रहे हैं, जो इनके सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं, जो इनके लिए एक्टिविज्म कर रहे हैं, ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हैं, इनके लिए लॉयर्स हायर कर रहे हैं, इनके केस लड़ रहे हैं, इनकी बेल एप्लीकेशंस फाइल कर रहे हैं। और वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी मोटिवेशन भी रिलीजियस ही है, जैसे कि हिंसक घटनाओं को अंजाम देने वाले की है। तो इनकी संख्या और बढ़ जाएगी। यदि हम इन्हीं सिविल राइट एक्टिविस्ट, लॉयर, फाइनेंसर के साथ उन लोगों को भी इसमें सम्मिलित कर दें, फोर्सफुल कन्वर्जन कराते हैं, जबरदस्ती धर्मांतरण कराते हैं, एक संगठित रूप में लव जिहाद की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं, पीड़िता के साथ लव जिहाद घटित होता है। घटित करने वाला एक व्यक्ति है, उसका शोषण करने वाला एक व्यक्ति है, उसके शरीर के टुकड़े करने वाला एक ही व्यक्ति है, लेकिन उसके पीछे तो संगठित रूप से पूरा एक गैंग है जिसमें कई लोग सम्मिलित हैं। यदि हम उन्हें भी इसमें सम्मिलित करें तो संख्या बल और बढ़ जाता है। यही संख्या बल और बढ़ जाएगा जब हम इसमें उन मौलवी मौलानाओं को सम्मिलित करेंगे जो लोगों को यह बताते हैं कि यही कृत्य इस्लामिक है, मीडिया पे बैठकर डिफेंड भी करते हैं। वे ही बताते हैं सबको कि क्या इस्लामिक है, क्या अन इस्लामिक है, जिहाद की क्या परिभाषा है, कौन जिहाद कर सकता है, किस परिस्थिति में जिहाद हो सकता है, क्या दारुल हर्ब है, क्या गजवाए हिंद है, कौन काफिर है, कौन मुशरिक है, कौन मुनाफिक है, कौन बुत परस्त है, और एक मुस्लिम के लिए एक आदर्श जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, किन कर्तव्यों का उसे पालन करना चाहिए। वे मौलवी मौलाना ही हैं जो मुस्लिम को यह बताते हैं कि नॉन मुस्लिम के साथ, हिंदू के साथ कैसा व्यवहार करना है। आपने फरमाया अगर काफिरों से ताल्लुक जरूरी भी है ना तो बस इतना ही है जैसे लैट्रीन के अंदर जाना मजबूरी है। वे मौलवी मौलाना ही हैं जो जब वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी होते हैं तो भूमि अधिग्रहण के निर्देश देते हैं।
वे मौलवी मौलाना ही हैं जिनके दिशा निर्देश पर हाईवे सड़कों पर पीर की मज़ारें बनती हैं। हर मौलवी मौलाना का किसी न किसी फिक्र से, किसी न किसी फ़िरके से, किसी न किसी स्कूल ऑफ थॉट से संबंध होता है। उस फ़िरके से, उस स्कूल ऑफ थॉट से संबंधित जितने भी आतंकवादी संगठन होते हैं, उनको इस्लाम की शिक्षा देने का दायित्व तो इन्हीं का होता है। चाहे वह देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, तबलीगी जमात हो। जैसे कि तालिबान एक देवबंदी संगठन है, पाकिस्तान में भी अनेकों देवबंदी आतंकवादी संगठन हैं। और अंत में वे लोग आते हैं जो किसी भी तरीके से इनके पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं, लेकिन सिंपैथाइजर हैं, वे सहभागी नहीं हैं, परंतु अपने आप को उन घटनाओं का यदि वे सक्सेसफुल हो जाती हैं तो बेनिफिशियरी मानते हैं। जैसे कि मैं भारत के इस्लामाइजेशन में कोई सहभागिता नहीं दे रहा, लेकिन यदि पीएफआई या और कोई संगठन ऐसा कर रहा है और इस्लामाइजेशन हो जाता है तो मुझे प्रसन्नता अवश्य होगी कि इस्लामाइजेशन हो गया। और जो अंतिम कैटेगरी है सिंपैथाइजर, कभी इसकी अनदेखी मत करें, यह भी उसी सिस्टम का हिस्सा है। सबसे बड़ी संख्या इन सिंपैथाइजर्स की ही होती है और जिसे हम हाइब्रिड वॉर कहते हैं, उसमें इनका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। आज का सिंपैथाइजर कल का टेररिस्ट भी हो सकता है। जो सिविल राइट एक्टिविज्म होता है, जो ट्विटर ट्रेंड चलते हैं, उनका ऑडियंस सिंपैथाइजर ही होता है। जो आज सिंपैथाइजर है, कल को वो ट्विटर ट्रेंड भी चला सकता है। जो आज ट्विटर ट्रेंड चला रहा है, कल को वो पत्थर भी उठा सकता है। जो आज पत्थर उठा रहा है, कल को वो पेट्रोल बम भी चला सकता है। और जो आज पेट्रोल बम चला रहा है, कल को वो AK-47 भी उठा सकता है। आज का सिंपैथाइजर कल का फाइनेंसर भी हो सकता है। सी क्रिस्टाइन फेयर ने लश्कर-ए-तैयबा पर एक पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने बताया है अपने कार्यों को अंजाम देने के लिए ISI के आर्थिक सहयोग पर ही निर्भर नहीं करती। का मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस ज़कात भी है। वे मुस्लिम हैं जो यह मानते हैं कि लश्कर-ए-तैयबा इस्लाम की दृष्टि से एक इस्लामिक संगठन है जो जिहाद कर रहा है। इसी कारण से हमें उसे ज़कात देना चाहिए। ज़कात जो इस्लाम की दृष्टि में एक फ़र्ज है। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि यदि किसी आतंकवादी संगठन को कोई मुस्लिम आर्थिक सहयोग करता है यह मानकर कि वह ज़कात का फ़र्ज निभा रहा है, तो वह स्वयं भी आतंकवादी ही है। तो यदि इन सब को जोड़ लिया जाए तो उन लोगों का संख्या बल भी कम नहीं होता है। तो यहीं पर यह प्रिजम्पशन खंडित हो जाती है कि ऐसे लोग जो टेररिज्म कर रहे हैं वह 1-2% भी नहीं है। संभवतः आपको कश्मीर फाइल का एक डायलॉग याद हो, सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा है। वो सिस्टम हमारा इसलिए है क्योंकि उस सिस्टम में 1-2% लोग नहीं हैं। लाखों की संख्या में लोग हो सकते हैं, करोड़ों की संख्या में भी लोग हो सकते हैं। दूसरी प्रिजम्पशन जो हमने देखी थी कि जो व्यक्ति है कर रहा है वह एबनॉर्मल साइकोलॉजी का व्यक्ति है। यह प्रिजम्पशन अर्थ रूप में तो इसी तर्क से खंडित हो जाती है कि जब उनका संख्या बल इतना बड़ा है तो सब के सब लोग एबनॉर्मल साइकोलॉजी के लोग तो नहीं हो सकते, और उनकी जो कॉमन मोटिवेशन होती है वे तो इस्लामिक आइडेंटिटी ही होती है। तो क्या इतनी बड़ी संख्या बल में सारे के सारे लोग, जिसे वेस्टर्न एकेडमिया कहता है फंडामेंटलिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, रेडिकल इस्लाम को फॉलो करने वाले, पॉलिटिकल इस्लाम को फॉलो करने वाले, We are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. एक्चुअल इस्लाम को फॉलो करने वाले लोगों की प्रतिशत क्या कम है? How is he going to distinguish between who is a moderate Muslim and who's a radical Muslim? There is no such thing as radical Islam. यहाँ पर यदि हम यह मान ले कि इंटरप्रिटेशन को लेकर भी दुविधा है, यह तो मानना ही पड़ेगा कि वो स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन इस्लाम में है, तभी वो एक इंटरप्रिटेशन हो पाई है। अगर वो इंटरप्रिटेशन का स्कोप होता ही ना तो वो इंटरप्रिटेशन संभव ही नहीं थी। यदि हम यह मान ले कि प्राइमरी मोटिवेशन रिलीजन है लेकिन स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है, और जो फंडामेंटलिस्ट रेडिकल इंटरप्रिटेशन है वे एक बड़ी संख्या बल ने मानना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो वेस्टर्न एकेडमिया है, उसमें ऐसे इंटेलेक्चुअल्स की बहुतायत है जो है यह सोचते हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन, सेक्युलर एजुकेशन हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक प्रणाली है, वेस्टर्न कंट्रीज लोकतांत्रिक प्रणाली है, तो स्टेट रिलीजियस एजुकेशन तो देगा नहीं, सेक्युलर एजुकेशन देगा। यदि उन्हीं मुस्लिम लोगों को स्कूलों में एक सेक्युलर एजुकेशन मिले, मॉडर्न आउटलुक मिले, रीजनिंग वो समझें, रैशनलिज्म वो समझें, उन्हें तर्क करना सिखाया जाएगा, उन्हें साइंस सिखाई जाएगी, उन्हें मैथ सिखाया जाएगा, तो वो उस रिलीजियस आइडेंटिटी से भी दूर हो सकते हैं। परंतु ये तर्क अपने आप में फिर अनेकों प्रिजम्पशंस पर खड़े हैं।
उनकी ये प्रिजम्पशन यह भूल जाती है कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में उसके परिवार का, उसके होम एनवायरनमेंट का क्या रोल होता है। हम ये भूल जाते हैं कि यदि परिवार को हटा दिया जाए तो मदरसे की एजुकेशन सिर्फ वैसी एजुकेशन होगी जैसे एक सामान्य व्यक्ति स्कूल में जाके लेता है। वह पास होने के लिए एग्जाम देता है, अनेकों विषयों को याद करता है, जिसका संबंध सामान्य जीवन में क्या है वह भी उसे समझ नहीं आता। वह उन विषयों के तथ्यों को अपने स्मृति कोश में डालता है केवल एक उद्देश्य के लिए कि वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए। और यह भी स्मरण रखें कि मदरसे में जब कुरान पढ़ाई जाती है तो उसे अरबी भाषा सिखाई जाती है। अरबी भाषा में कुरान का स्मरण करने का प्रयास करता है। अरबी भाषा सामान्यतः भारत में नहीं बोली जाती है, घर परिवार में नहीं बोली जाती है। उसके लिए अरबी भाषा वैसी ही है जैसे इंग्लिश है, जो हमारी मातृभाषा नहीं है। जैसे एक हिंदू अपने जीवन के आरंभ काल में अपनी संस्कृति को किस प्रकार से सीखता है, त्योहारों के माध्यम से, नित्य प्रतिदिन होने वाली पूजा पद्धतियों के माध्यम से। जब वह अपने माता पिता को देखता है कि वह इसी पूजा पद्धति का पालन कर रहे हैं तो धीरे धीरे वह उनको अडॉप्ट करने लगता है। मुस्लिम आइडेंटिटी भी जीवन के आरंभ काल में मदरसे से शक्तिवान नहीं होती है। जब वह नित्य प्रतिदिन अपने माता पिता को कुरान पढ़ते हुए देखता है, जब वह अपने माता पिता को ईद मनाते हुए देखता है, जब वह अपने माता पिता को रमजान करते हुए देखता है, और वही व्यक्ति जब मदरसे जाता है उन्हें इस परंपराओं के बारे में उसके मौलवी मौलाना बताते हैं, इन परंपराओं की दुहाई देते हैं, तो उसका विश्वास और सुदृढ़ हो जाता है। लेकिन इन परंपराओं को एक हैबिट के तौर पे पालन करना है, यह उसने मदरसे से नहीं सीखा होता है, अपने माता पिता से सीखा होता है, क्योंकि एक माता पिता से संतान का भावनात्मक संबंध होता है। ऐसी भी मुस्लिम फैमिलीज हैं जिनमें माता पिता अपने बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ाते, वेस्टर्न एजुकेशन देने वाले स्कूल्स में पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं। ऐसी भी फैमिलीज हैं जो अपने बच्चे को जीवन के आरंभ काल में कुछ साल मदरसे में पढ़ाते हैं, उसके बाद जब बोर्ड के एग्जाम से पहले अर्थात 10th क्लास से पहले 7th 8th क्लास में उसकी शिक्षा प्राइवेट स्कूल में दिलवानी आरंभ कर देते हैं। तो जिन केसेस में जहां व्यक्ति मदरसा नहीं जाता, कुछ समय मदरसा जाता है फिर प्राइवेट स्कूल में चला जाता है, क्या उन केसेस में व्यक्ति के टेररिस्ट बनने की संभावना न्यूनतम हो जाती है, शून्य हो जाती है, कम हो जाती है? वर्ल्ड बैंक का डाटा तो यह कहता है कि ISIS के वैश्विक स्तर पर होने वाले जो विदेशी रिक्रूट्स थे वे अच्छे संपन्न परिवारों से आते थे और नॉन रिलीजियस करिकुलम से पढ़े हुए थे, और उनमें भी अधिकतर उन लोगों की संख्या है जिन्होंने MBBS किया हुआ है। जाकिर नायक भी तो MBBS डॉक्टर है। कलीम सिद्दीकी जिसे UP ATS ने अरेस्ट किया था फोर्सफुल कन्वर्जन के केसेस में, वह भी तो मेडिकल बैकग्राउंड से आता है। उमर सईद शेख, जिन पर ओमेरता मूवी बनी है, जिन्होंने डैनियल बर्ल की निर्ममता से हत्या की थी, जिन्हें भारत से छोड़ा गया था कंधार हाईजैकिंग केस में, वो तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े थे। भारत के केरला से जो ISIS में रिक्रूटमेंट होने वाले नवयुवक हैं वो भी टेक्निकल बैकग्राउंड से ही आते हैं, ज्यादातर मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, बाकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह तथाकथित रेडिकल रिलीजियस आइडेंटिटी जो उनमें डेवलप होती है, जो उनसे इस प्रकार के कार्य करवाती है जिसे टेररिज्म कहा जाता है, वो सिर्फ मदरसे से नहीं आती। वे मेडिकल फील्ड में जाएं, टेक्निकल फील्ड में जाएं, फिर भी वो ऐसे कार्य करते हैं। तो कुछ और भी है जो उसके पीछे कारण है। एक कारण तो स्वयं होम एनवायरनमेंट है जिसे हम इग्नोर करते आए हैं। फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, ये समाजशास्त्री सदैव मानते हैं, परंतु जब हम टेररिज्म की स्टडी करते हैं तो हम इसे अक्सर भूल जाते हैं। रिलीजियस आइडेंटिटी, धार्मिक व्यक्तित्व का निर्माण सर्वप्रथम परिवार से ही होता है। यदि मेरे माता पिता सेक्युलर हैं, यदि मेरे माता पिता एथीस्ट हैं, तो संभव है कि मेरे में कोई रिलीजियस आइडेंटिटी डेवलप ना हो, परंतु यदि वे डीपली रिलीजियस हैं तो संभव है कि एक रिलीजियस आइडेंटिटी डेवलप होगी। और एक व्यक्ति लगभग 20-25 साल तक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पूर्व माता पिता के साथ रहता है। 20-25 वर्ष बहुत हैं रिलीजियस आइडेंटिटी को डेवलप करने के लिए। यहाँ एक और तथ्य ध्यान में रखें कि बोर्डिंग स्कूल्स में मुस्लिम बच्चे कम होते हैं, और यही इस्लामिक आइडेंटिटी जो डेवलप हो चुकी होती है 20-25 वर्ष तक। जब व्यक्ति यूनिवर्सिटी में एंटर करता है तो उसके प्रबल होने की संभावना और अधिक कैसे बढ़ती है? यूनिवर्सिटीज़ में वह अपने जैसे विचार रखने वाले अनेकों लोगों से मिलता है। यूनिवर्सिटी में वह ऐसे सिविल सोसाइटी ग्रुप से, वैसी एसोसिएशन से भी जुड़ सकता है तो इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए काम कर रही हैं। चाहे उनके जुड़ने का माध्यम उसके मित्र बने, उसके सीनियर्स बने जो पूर्व से ही उसके जैसी विचारधारा रखते हैं,
जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें इलेक्शंस भी होते हैं, इलेक्शंस में ऐसी स्टूडेंट यूनियंस भी होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी होती हैं जिनका वोट बैंक मुस्लिम है। यहीं पर वह ऐसी एसोसिएशन से भी जुड़ता है जो उसे लव जिहाद करने के लिए प्रेरित भी करती है, लव जिहाद करने के लिए पूर्ण रूप से व्यवस्था भी उसे बनाकर देती है। केरला स्टोरी में जो आपने देखा कि एक पूरा व्यवस्थित सिस्टम यूनिवर्सिटी लेवल पर कार्य कर रहा था। यूनिवर्सिटीज की जो सबसे बड़ी देन होती है वह होता है एक्सेस टू इंटरनेट। आज के समय माता पिता बच्चों के हाथ में भी एंड्रॉयड फोन दे देते हैं, वे इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हैं, परंतु हर परिवार में ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्सिटी लेवल पे जब व्यक्ति जाता है तो उसे एक्सेस टू इंटरनेट मिलता है, यह बात लगभग गारंटेड होती है। उस इंटरनेट के माध्यम से वह यदि इस्लाम को जानना चाहता है वह इस्लाम को जान सकता है। जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो कुरान हदीस के ट्रांसलेशन प्रोवाइड करा सकती हैं वह उसे पढ़ सकता है। वह हर अंतर्राष्ट्रीय समाचार से भी अपने आप को परिचित करा सकता है कि इजराइल हमास का युद्ध क्या है, पीओके का डिस्प्यूट क्या है, अरब कंट्रीज की हिस्ट्री क्या है। और इसी इंटरनेट के माध्यम से एक्सपर्ट्स यह मानते हैं कि आज के समय जो ISIS, अल-कायदा, अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप्स के रिक्रूटमेंट होते हैं वैश्विक स्तर पे वे इंटरनेट के माध्यम से होते हैं। और वह इंटरनेट ऐसा नहीं है कि अल-कायदा, ISIS, अलग अलग आतंकवादी संगठन किसी को अप्रोच कर रहे हो कि आओ हमसे जुड़ो। नहीं, वह व्यक्ति जो इंटरनेट पर जिज्ञासा रखता है इस्लाम के बारे में, इन अंतर्राष्ट्रीय विषयों के बारे में, वह स्वतः ही इन विषयों का ज्ञान करते करते उन संगठन से जुड़ने का प्रयास भी करता है। वह ऐसा क्यों करता है? वह ऐसा इसी कारण से करता है क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट पे अपने स्वत अध्ययन से जब उसे लगता है कि जो ISIS कर रहा है, तालिबान कर रहा है, वह सही है, उचित है, इस्लाम की दृष्टि में जायज है, कुछ भी नाजायज नहीं है, वैश्विक स्तर पे इस्लाम खतरे में है, तो स्वतः ही वह उनसे जुड़ने का प्रयास करता है, वह अपनी सहभागिता देने का प्रयास करता है उनके जिहाद में। फिर वह उनके कई सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ जाता है, उनके व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाता है, जहाँ पे उसको वो मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं कि किस तरीके से बॉम्ब मेकिंग होती है, कैसे ब्लास्ट करना है। आप चाहे इसे इंटरनेट जिहाद कहें, वर्चुअल जिहाद कहें, ऑनलाइन जिहाद कहें, कुछ भी नाम दें। इस इंटरनेट के दौर में जो स्वत अध्ययन होने लगे हैं उससे मदरसे की एजुकेशन और स्कूल की एजुकेशन पर मेरी निर्भरता कम हुई है। यदि मुझे ज्ञान चाहिए, हिंदुइज्म का ज्ञान चाहिए, इस्लाम का ज्ञान चाहिए, मैं इस बात पर निर्भर नहीं करता कि मैंने मदरसे में क्या पढ़ा, मैंने स्कूल में क्या पढ़ा, मैं उन्हें इंटरनेट पे जाकर पढ़ सकता हूँ। वह इंटरनेट पर ये सब स्टडी करके एक कंक्लूजन निकाल सकता है। मुझे यह प्रयास करने चाहिए कि जितने लोगों को मैं अपने दीन में ला सकूँ उतने लोगों को अपने दीन में लाऊं। मुझे बुत परस्तों को यह बताने का प्रयास करना चाहिए कि तुम जिन बुतों की पूजा कर रहे हो वह तो झूठे देवी देवता हैं, वह तुम शैतान की पूजा कर रहे हो, असली पैगंबर का पैगाम तो हमारे पास है। यदि वह इंटरनेट पर अध्ययन करने के पश्चात इन कंक्लूजन पर पहुंचता है, यही कहा जा सकता है कि वह अपने जीवन की नैतिकता का स्वयं निर्धारण कर रहा है, ना कि कोई संगठन उसका ब्रेन वॉश कर रहा है, उसका इंडोक्ट्रिनेशन कर रहा है। इन सारे कंक्लूजन पर पहुंचने के बाद वह किसी संगठन से जुड़ता है और उसी इंटरनेट के उपयोग से सिविल राइट एक्टिविज्म भी होता है, ट्विटर ट्रेंड भी चलते हैं, टूल किट गैंग भी बनते हैं। इसी टेक्नोलॉजी के दौर के जिहाद को मार्क सेगमैन अपनी पुस्तक लीडरलेस जिहाद में बताते हैं। तो इस पूरे एनालिसिस में सर्वप्रथम हमने ये देखा जो लोग विभिन्न प्रकार के टेररिज्म कर रहे हैं, ना ही उनका संख्या बल कम है, ना ही वे एबनॉर्मल साइकोलॉजी के लोग हैं। और यहाँ यह समझना इसलिए भी आवश्यक है कि अभी इंडियन गवर्नमेंट्स ने मदरसे के साथ डील करने में दो प्रमुख अप्रोच अपनाई है। पहला है कि जो अवैध मदरसे हैं उन्हें बंद किया जाए, दूसरा है मदरसों को मॉडर्नाइज किया जाए। मदरसे में सिर्फ उनका इस्लामिक करिकुलम ही ना चले, कुछ अन्य सब्जेक्ट्स हम जोड़ दें, जैसे कि रामायण महाभारत भी पढ़ाई जाए, कंप्यूटर भी पढ़ाया जाए। गवर्नमेंट्स की अप्रोच भी इन्हीं प्रिजम्पशन पर काम करती है। यदि आप मदरसे की एजुकेशन के साथ थोड़ा सा नॉन रिलीजियस आउटलुक उस व्यक्ति को दे दोगे तो संभव है कि वह दोनों में कंपैरिजन करने लगे, और कंपैरिजन करने के पश्चात वो उतना रेडिकल रिलीजियस ना रहे जैसा कि वह हो सकता है। तो उसमें यह प्रिजम्पशन है कि कंपैरिजन का स्टैंडर्ड वह व्यक्ति मॉडर्निज्म को रखेगा। जो मौलवी मौलाना उसे इस्लाम पढ़ा रहे हैं, यदि वह उन्हीं मौलवी मौलाना से पूछे कि इस्लाम के नज़रिए में महाभारत का स्टेटस क्या है, मौलवी मौलाना उसे उत्तर क्या देंगे? शायद वे ही उत्तर देंगे इस्लाम के आने से पूर्व में ये रामायण और महाभारत उस काल के हैं जब वक्त जाहिलिया था। कई बार तो वह यह भी तर्क देते हैं कि राम हमारे नबी हो सकते हैं।
परंतु अंतिम पैगंबर तो मोहम्मद ही रहेंगे। और जो अंतिम पैगंबर हैं, उन्हीं के जो कायदे कानून होते हैं जो इस्लाम में आए हैं, उन्हीं को फॉलो करना होता है जब तक नया पैगंबर नहीं आ जाता है। तो रामायण में, महाभारत में कुछ भी लिखा हो, पहला तो वह जहालत के ग्रंथ हैं। दूसरा, यदि राम कृष्ण नबी भी हैं तो वह अंतिम नबी तो है नहीं। उनके जो पैगाम होंगे उनका काल समय खत्म हो चुका है। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि यदि आप मदरसे में कुछ भी पढ़ा रहे हैं, वह रोट लर्निंग ही होगी, वह स्मृति कोश में कुछ तथ्यों को डालना ही होगा जो एक समय के बाद निकल जाएंगे स्मृति कोश से। यदि होम एनवायरनमेंट सपोर्ट ना करे, यदि परिवार उस विश्वास को सुदृढ़ ना करे, उन तथ्यों को याद रखने का, स्मृति कोश में सदैव रहने का कारण ना बने। रामायण महाभारत भी बच्चा एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ेगा, पेपर देगा और भूल जाएगा, क्योंकि परिवार उस विश्वास को सुदृढ़ नहीं करेगा। तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो स्टेट का रोल होता है एजुकेशन में, वह उसमें कोई बदलाव करके उनके मनोविज्ञान में कोई परिवर्तन ही नहीं ला सकता? तो मेरा उत्तर होगा, ला सकता है, लेकिन उसका दायरा सीमित है। हम अपने एजुकेशनल करिकुलम में बदलाव करके, मदरसे के एजुकेशनल करिकुलम में बदलाव करके यह अपेक्षा नहीं रख सकते कि उस व्यक्ति की रिलीजियस आइडेंटिटी जो घर से निर्मित होती है वो बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। और मेरे अनुसार मदरसे के करिकुलम में चेंज करने से बेहतर है मदरसे को बंद करना। उसके लिए सर्वोत्तम उपाय तो यह है कि संविधान में संशोधन कर माइनॉरिटी शब्द को ही परिभाषित किया जाए। अल्पसंख्यक कौन है उसकी सीमा तय की जाए संख्या के आधार पे, राष्ट्रीय स्तर पे। राष्ट्रीय जनसांख्यिकी का 5%, 10%, 15%। उसका परिणाम यह होगा कि संविधान के अनुच्छेद 30 से, जिससे माइनॉरिटी को, अल्पसंख्यक समुदाय को यह अधिकार मिलता है कि वह अपने शैक्षणिक संस्थान जिनके आधार पे मदरसे स्थापित किए जाते हैं उनकी स्थापना कर सकता है, उनका करिकुलम तय कर सकता है। यदि उसकी सीमा 10-15% तक भी रख दी जाती है तो भी मुस्लिम उससे बाहर हो जाएंगे। की परिभाषा बदलने के पश्चात उनका अधिकार भी समाप्त हो जाएगा। यह सर्वोत्तम उपाय है। तो यदि कोई भी सरकार यह निर्णय लेती है कि माइनॉरिटी को परिभाषित करेगी, तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि मुस्लिम समाज की प्रतिक्रिया साधारण होगी? और जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं CANRC, नुपुर शर्मा स्टेटमेंट, चार्ली हेब्डो के स्टेटमेंट पे होती हैं, वैसी प्रतिक्रिया नहीं आएगी। उस पर जो प्रतिक्रियाएं होंगी, उन प्रतिक्रियाओं से जूझने के लिए सरकार को जिस अदम्य साहस का परिचय देना पड़ेगा, जिस राज्य की कर्तव्य परायणता का परिचय देना पड़ेगा, उसी परिचय की आवश्यकता तो यहाँ भी थी। उसी परिचय की आवश्यकता तो हल्द्वानी में भी थी, जिसे मनुस्मृति में कहा गया है, दंडे शास्ति प्रजा सर्वा दंडा एवं विरक्षति। दंड ही प्रजा पर शासन करता है, दंड ही प्रजा को अनुशासित रखता है। क्या राज्य दंड की महत्वता को नहीं जानता है? क्या राज्य उन तत्वों को नहीं पहचानता है जिन्हें अनुशासित रखने की आवश्यकता है? यदि राज्य सुषुप्त अवस्था में है तो यह राज्य की विफलता है। यदि राज्य रिलीजियस आइडेंटिटी में भी यह समझ नहीं पाता है कि कौन सी रिलीजियस आइडेंटिटी सहिष्णु है, कौन सी रिलीजियस आइडेंटिटी अधिकतम समय सहिष्णुता का परिचय नहीं देती है, यह भी राज्य की विफलता है। राज्य सेकुलर है, यह तथ्य आपत्तिपूर्ण नहीं है, परंतु राज्य लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित घटनाओं के मूल कारण को जानने में अक्षम है, यह चिंता का विषय अवश्य है। और यदि वह कारण किसी रिलीजियस आइडेंटिटी से जुड़े हुए हों, तो यदि वह किसी सेकुलरवादी पूर्वाग्रहों के कारण उस रिलीजियस आइडेंटिटी को समझने का इच्छुक ही ना हो, जो ऐसी विचारधाराओं से ग्रसित है कि रिलीजियस आइडेंटिटी से, इस्लाम से, ऐसी प्रतिक्रियाओं का, ऐसे टेररिज्म का अणु मात्र भी संबंध नहीं है। प्रथम तथ्य तो यह है, यह वक्तव्य वही व्यक्ति दे सकता है जिसने इस्लाम का अध्ययन किया हो। रॉबर्ट स्पेंसर की पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ जिहाद फ्रॉम मोहम्मद टू ISIS इसी पूर्वाग्रह को खंडित करती है कि ISIS, अलकायदा जैसे संगठनों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ग्लीन ब्लैक ने अपनी पुस्तक इट इज अबाउट इस्लाम में भी इसी प्रकार के तथ्य उजागर किए। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से आतंकवादी संगठन जो कार्य करते हैं उसके जस्टिफिकेशन में जो वह आयतें देते हैं, वो आयतें, वो धारणाएं कुरान हदीसों से ही आती हैं। इस वीडियो में मैंने जो अपनी ओपिनियंस दी है उस पर आपका मत क्या है वह मुझे कमेंट करके बताएं। यदि आप मेरी ओपिनियन से सहमत हैं, मेरे तथ्यों से सहमत हैं, तो इन्हें अपने तक ही सीमित ना रखें, इन्हें अपने बंधु बांधव से भी शेयर करें। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस प्रकार के विषयों पे आगे वीडियो बनाता रहूं तो सब्सक्राइब अवश्य करें।